नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे, रक्षा मंत्री ने कहा धर्म के आधार पर पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोग। भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने पेश की मिसाल। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना, यात्रियों में खुशी की लहरें। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन असम के मोरिगांव में हालात अब भी खराब। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने जांच के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज, राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा सद्भाव को प्रेरित करें ये अवसर। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल आज। सबालेंका के सामने कोको गॉफ की चुनौती। वहीं पुरुष वर्ग में कल सिनर और अल्कराज होंगे आमने सामने। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिनमें बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था। जबकि मुरीदके में मौजूद लक्ष्य के आतंकी ठिकानों पर भी ऐसा प्रहार हुआ कि कई आतंकी भी इसमें मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को मानवता और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये क्रूरता बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता तोड़ना और देश में डर फैलाना था, पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम ही होती है। रक्षा मंत्री ने कहा, अपने लेख में उन्होंने इसका जिक्र किया कि आतंकी केवल मजहब का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। और इसके साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंक के मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंक के विरुद्ध एकजुट हो। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी है। लेकिन इसके साथ ही सिंदूर शब्द ने काफी सुर्खियां बटोरी। तो आइए जानते हैं सिंदूर का भारत की संस्कृति में क्या महत्व है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इसके बाद सिंदूर शब्द को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस लाल रंग के सिंदूर का सनातन हिंदू धर्म में
बहुत खास महत्व होता है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तेदार पौधा होता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो रखता ही है, इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये पौधा पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है और अक्सर मंदिरों और घरों में इसे लगाया जाता है। सिंदूर एक शक्ति का प्रतीक है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। सिंदूर विवाह समारोह के समय लगाया जाता है और फिर उसके बाद हर दिन विवाहित महिलाएं इसे लगाती हैं। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है। दरअसल इन आतंकियों को सिंदूर की ताकत क्या है पता नहीं था। आतंकवादियों ने पहलगाम में विवाहित महिलाओं के पतियों को मारकर उनका सिंदूर उजाड़ा था। इसीलिए इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये सिंदूर का पौधा पीएम को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने पीएम को इसे भेंट किया था। असल में सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का पेड़ होता है जिसे अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कमील ट्री कहा जाता है। इसका बोटानिकल नाम बिक्सा ओरेलिना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर का पेड़ मूलतः दक्षिण अमेरिकी पौधा है। हालांकि अब ये भारत, म्यांमार, फिलीपींस समेत कई उष्णकटिबंधीय देशों में उगता है। इसे आम बोलचाल भाषा में सिंदूरी, लाट दुर्गा या अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें लाल कलर के फल उगते हैं जिसका इस्तेमाल कर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर या लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। फल हरी कैप्सूल फली जैसी होती है जो पकने पर भूरी या लाल हो जाती है। अमेरिका में इसको अन्नाटो कहते हैं। अन्नाटो ट्री के बीजों की बाहरी परत से एक प्रकार का लाल नारंगी रंग निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पदार्थों को कलर करने और औषधियों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर यात्रियों में खुशी की जो लहर है वो नजर आई। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी, इसको रवाना किया था। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो दृश्य भी सामने आया जब ये अंजी खंड पुल को पार कर रही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग टनल और उसके बाद जो अंजी ब्रिज है कैसे उसको पार करती हुई नजर आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और जो तमाम यात्री इसमें सवार थे उनके लिए बहुत ही उत्सुक भरा ये पल। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से चनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज की जब हम बात कर रहे हैं उनसे होते हुए जब ये गुजरी, और इस दौरान करीब 36 टनल हैं इस सफ़र की जब हम बात करते हैं जिनका बेहद ही चुनौतीपूर्ण तरीके से सफल निर्माण हुआ। और उसके बाद जैसे ही जब हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है आप देख सकते हैं। तो जनता में तो खुशी की लहर है ही, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर दौरे पर इनका उद्घाटन किया, इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां सामने आई हैं जिसमें हमने देखा है कि चनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का जब प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर किया है। पीएम ने कहा है कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
मीना ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री इस बात का कई बार जिक्र करते हैं कि हम चुनौती को भी चुनौती देने का साहस रखते हैं। और ये सिर्फ महज आज या कल की बात नहीं है, पिछले 11 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो 11 साल पूरे कर चुकी है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, उसी से संबंधित खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पर नहीं पड़ती क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को एमएसपी पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें या खास तौर से कृषि की बात की जाए, पिछले 11 साल के दरमियान देश में इसके साथ साथ खेलों में भी न सिर्फ ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके लिए खेल जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां एक स्वर में मानती हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिली है। भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चालू कर रखी है 11 साल से, टॉप्स और खेलो इंडिया, इससे मतलब हर एक प्लेयर को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। लास्ट 11 साल में हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। जैसे खेलो इंडिया स्कीम और टॉप स्कीम के तुरंत हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अपग्रेड दिखाई दिया, जिस कारण मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे स्कीम निकालने के लिए, और जिससे कारण एथलीट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ। जैसे नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में, फिर कंटिन्यू सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में, और पेरिस ओलंपिक्स में हमारी इंडियन कंटीजेंट ने 6 मेडल जीत के बहुत सारा बच्चों की इंस्पायर बने। मैं चाहती हूँ ऐसे ही वो लोग आगे काम करते रहे और एथलीट के साथ रहे। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। खास करके मैं खेलों की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है। पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल जीत के भारत ने विकसित राष्ट्रों को भी पछाड़ दिया और मेडल टैली में 18वें नंबर पे आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई करते हैं, मेडल जीतने पे उनसे बातें करते हैं, इससे क्या गरीब किसान मजदूर का जो बेटा बेटी खेल के मेडल जीतता है तो उनका बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। मैं भारत सरकार द्वारा पिछले 11 सालों में किए गए खेलों को बढ़ावा के लिए जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। इसलिए जो है 11 साल में हमारा रेसलिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, हॉकी, कई गेम है जिसमें भारत को मेडल लगातार मिलते रहे। ये सिर्फ भारत सरकार के द्वारा किया गया जो खेलों के लिए जो कार्य है उसी के द्वारा जो है ये काम हुए हैं। तो हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र की बात करें या खेल जगत की जब बात की जाए, लगातार यहाँ एक बदलाव को हर कोई महसूस कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। आइए बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां थानो न्याय पंचायत के अंतर्गत पांववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में चारपाई पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। घाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गाँव-गाँव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पांववाला सोडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में घाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पांववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया।
कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहां काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात आज के दिन की। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश भर के अलग अलग मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना समेत कई जगह सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे और देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार बलिदान, आस्था और अनेक आदर्श के महत्व को समझाता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। पीएम ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मीठी नदी से जुड़े सफाई घोटाला मामले में अभिनेता डीनो मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। कल 14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने मुंबई और कोच्चि में 15 से ज़्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें डीनो के भाई सेंटिनो, ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के परिसर शामिल थे। जानकारी के अनुसार डीनो मोरिया के अलावा बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामूगढ़े समेत अन्य ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसी मामले में अभिनेता 28 मई को आर्थिक अपराध शाखा के सामने भी पेश हुए थे। खबर खेल जगत से। विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश पॉइंट्स टेबल में 30वें नंबर पर रहे। एक अन्य भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर रहे। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे कार्लसन को भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने अंतिम क्लासिकल गेम में ड्रॉ पर रोका। गुकेश को लीडर बोर्ड पर कार्लसन से आगे निकालने के लिए अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फेबियानो कारुआना के खिलाफ जीत की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपना मुकाबला हार गए। वहीं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। ये मैच बेलारूस की एरिना सबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गॉफ फाइनल में पहुंची हैं। वह साल 2022 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी जीत हासिल नहीं कर सकी थी। सबालेंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गॉफ को हराया था। इस बार उन्होंने गत विजेता और 4 बार की चैंपियन इगा स्वितेंक को सेमीफाइनल में हराकर जगह बनाई है। ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया से जुड़ने से हम प्रतिदिन ऑनलाइन दुनिया के खतरों से भी दो चार हो रहे हैं। तकनीक जहां एक और जीवन आसान बना रही है, वहीं ऐसे जोखिमों को भी बढ़ा रही है जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। इनमें से एक खतरा है कि आपकी जानकारी ना होने के कारण ऐसे गैजेट्स, ऐसे ऐप्स यूज़ करने लगते हैं जिनसे आप पर कहीं ना कहीं हैकर्स की नज़र रहती है और साइबर अपराधियों की भी नज़र रहती है। किसी भी अनजान एप्लीकेशन को कभी अपने कैमरे का एक्सेस ना दें, और अनजान ही नहीं। मान लीजिए कि कोई ऐसा ऐप है जिस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट है। मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उसे इंस्टॉल किया और आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे भी इसके तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप अचानक से देखते हैं कि इसने आपके फ़ोन की कैमरा की परमिशन को लिया हुआ है और आपको लगता है कि जो जैसे कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करने का, उस चीज़ के लिए उसे कैमरे की परमिशन चाहिए ही नहीं है। उसका ऐसा कोई फीचर ही नहीं है कि उसे कैमरे की परमिशन की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में आप उसके कैमरा की परमिशन को अनअलाउ कर दें या उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। तो कैमरा चाहे मोबाइल में हो या
फिर लैपटॉप में, घर, ऑफिस में या सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये लगा सकता है आपकी डिजिटल और असल ज़िंदगी की सुरक्षा में सेंध। कैसे बचें, जानने के लिए आप देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे। तो देखना ना भूलें साइबर अलर्ट। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। टेलीग्राम चैनल था जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट माय डेटा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।